तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का। हम लोग 2009 का शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। जी हाँ, यानी कि क्वेश्चन बैंक का आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि जैसे कि बिहार बोर्ड में 100% में, जैसे 100% में 45% क्वेश्चन बैंक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बात की 100% गारंटी है। जी हाँ, 45% क्वेश्चन बैंक से पूछेगा और 65% एक्स्ट्रा वो लाएंगे। उस पर भी जो पूछे गए प्रश्न और जो हल्के हल्के प्रश्न होते हैं उसको लेके आते हैं। तो ये 45% जो पूछे जाते हैं, तो उसी का आज हम लोग यानी कि 2009 का शॉर्ट क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन बैंक, आप लोग को मालूम है। तो इसी तरीक़ा से हम लोग एक सीरीज चलाएंगे 2009, 2010, 2011, 2012, इस तरीक़े से करते करते हम लोग 2024 तक पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पहले 10 में से 10 ही बनाना पड़ता है, लेकिन अभी क्या हो गया, यानी कि 20 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन बनाना होता है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत 2 क्वेश्चन देगा, मतलब एक बनाना है, एक छोड़ देना है, तो ऑप्शन बहुत मिल जाता है ना इसमें। तो इसलिए इसको देख लीजिए, क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, सबसे पहला बोला जा रहा है क्या, अकबर। इसका PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, अकबर को राष्ट्रीय शासन क्यों कहा जाता है? अकबर को राष्ट्रीय शासन क्यों कहा जाता है? तो आपको उत्तर में लिखना है कि अकबर को ऐतिहासिक में राष्ट्रीय शासन की उपाधि से भी विभूषित है। और इसका महानता का मुख्य कारण है कि उसका विराट व्यक्तित्व, साम्राज्य की सुदृढ़ता और साम्राज्य में शांति अपनाना तथा मानवीय भावनाओं से उत्प्रेरित अकबर ने न सिर्फ गैर मुसलमानों को राहत दिया, राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया, बल्कि एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रदान किया है। दूसरा, धार्मिक समान राज्य के प्रतीक के रूप में इसका दीन-ए-इलाही प्रशासनिक ये जिसे अकबर ने चलाया था। अकबर ने क्या चलाया था? तो इसको याद रखना आपको ज़रूरी है। दीन-ए-इलाही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, इधर से होगा दीन-ए-इलाही, आपको याद रखना है। किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, दूसरा नंबर में बोला जा रहा है क्या, ब्रिटिश चित्रकोर ने 1857 के विद्रोह को किस रूप से देखा गया है? कौन? ब्रिटिश चित्रकोरों ने 1857 के विद्रोह को किस रूप से देखा गया है? देखते हैं इसका आंसर। 1857 के विद्रोह के संबंध में ब्रिटिश चित्रकारों द्वारा बनाए गए चित्रों में अंग्रेजों को बचाने वाले एक विद्रोहियों को कुचलने वाले नायकों, क्या बोला जा रहा है, अंग्रेज होगा। ठीक है, यहाँ अंग्रेज होगा, बिंदा छूट गया है। अंग्रेज नायकों को अभिनंदन मतलब जैसे आपको बहुत बड़ा अभिनंदन है, रक्षक के रूप में दिखाया गया है। इस संबंध में जोन्स और बर्कर और यहाँ होगा द्वारा। ठीक है, यहाँ द्वारा 1859 में, और यहाँ होगा क्या, चित्रित होगा, क्या होगा, चित्रित। ठीक है, कुछ हो गया, मिस्टेक हो चुका है, तो निर्मित चित्र द रिलीफ ऑफ लखनऊ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो टाइपिंग में कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो निर्मित होगा। चलिए, जहाँ पे भी मिस्टेक है तो मैं तो आपको बता रहा हूँ। चलिए, और 3 नंबर में क्या बोला जा रहा है, भारतीय संविधान को प्रस्तावना के मुख्य आदर्श क्या है? तो प्रस्तावना का मुख्य आदर्श क्या है? उत्तर में लिखना है क्या, भारतीय संविधान के प्रस्तावना हमें यह बताती है कि वास्तव में संविधान का क्या उद्देश्य है। यह घोषणा करता है कि संविधान का स्रोत भारत की जनता, मतलब कि एक सेकेंड, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हमें यह बताता है कि वास्तव में संविधान का उद्देश्य है। यह घोषणा करता है कि संविधान का स्रोत भारत की जनता है। भारत की क्या है? जनता है। यह निम्नलिखित सिद्धांतों तथा आदर्शों को बल देता है। चलिए, कौन कौन से देख लेते हैं। जैसे 1 नंबर में हो जाएगा कि न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 2 नंबर में हो जाएगा क्या, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास तथा पूजा और अर्चना की। 3 नंबर में हो जाएगा क्या, समानता, पृष्ठता
तथा अवसर का समानता। और 4 नंबर में हो जाएगा क्या, भ्रातृत्व, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्रीय एकता व अखंडता और सुनिश्चित करना तथा आपसी बंधुत्व बढ़ाना। ठीक है, तो चलिए इसका अथवा भी देखते हैं, क्योंकि अथवा भी इसका क्या बोलते हैं क्वेश्चन दी गई है। चलिए कौन सा था, 3 नंबर, हाँ तो इसमें बोला जा रहा है अथवा में 26 जनवरी, क्या बोला जा रहा है, 26 जनवरी 1950 संविधान लागू किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके वास्तविक कारण यह 26 जनवरी से 1929 ईस्वी को कांग्रेस लाहौर और अधिवेशन में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। और 1930 ईस्वी से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है के रूप में मनाया जाता है। इन दिनों यानी कि 26 जनवरी 1950 को लोग भूल ना पाए, इसलिए 26 जनवरी संविधान में लागू किया गया है। ठीक है, इसलिए मनाया जाता है 26 जनवरी को। चलिए और 4 नंबर में देखते हैं। तो 4 नंबर में बोला जा रहा है क्या, ऐतिहासिक लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। ऐतिहासिक लेखों में अभिलेखों का क्या महत्व है। तो अभिलेखों क्या बोला जा रहा है, अभिलेखों से तात्पर्य पाषाण धातु या मिट्टी के बर्तन आदि पर खुदे हुए और अभिलेखों से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख द्वारा उसके क्या बोला जाता है, धर्म प्रचार प्रसार के उपाय प्रशासन, मानवीय और बहुलुओं आदि के विषय में शहर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए क्या बोला जा रहा है, इसलिए लेखन में अभिलेखों, ठीक है, अभिलेखों की महत्ता इससे भी स्पष्ट हो जाती है कि पत्र अभिलेखों के ही आधार पर भंडार महोदय ने अशोक का ऐतिहासिक लेखन का सफल प्रयत्न किया है। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट। चलिए 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर में बोला जा रहा है क्या, 5वां नंबर में बोला जा रहा है क्या, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार में विवेचना करें अथवा हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहार सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें बोला था हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभी सभ्यताओं में से विशालतम थी। यह उत्तर से कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक तथा पश्चिम में बलूचिस्तान और मकरान तट से लेकर पूर्व में आलमगीर और उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी, यानी यूपी। और कुल मिलाकर यह सभ्यता पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1200 किलोमीटर की तक विस्तृत था, यानी फैला हुआ था। और चलिए ये सब कुछ मेन टॉपिक था, याद रखना है आपको। और अथवा में लिखना है कि हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्यतः नहर, कुएं और जल संग्रह करने वाला स्थानों का सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। चलिए 6 नंबर में देखते हैं। 6 नंबर में बोला जा रहा है मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख पोतों, ठीक है, पोतों का संक्षिप्त क्या बोलता है विवरण दें अथवा गंधारण कला का विशेषताओं का उल्लेख करें। तो यहाँ मौर्यकालीन ऐतिहासिक के प्रमुख स्रोत यहाँ स्रोत होगा, ठीक है, प्रमुख स्रोत का संक्षिप्त विवरण दे अथवा इसका गंधारण कला में विशेषताओं का उल्लेख करें। ठीक है, तो यहाँ क्या था, स्रोत। ठीक है, चलिए तो इसमें बोला जा रहा है क्या, मौर्यकालीन ऐतिहासिक की जानकारी हेतु हमारे पास ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दोनों प्रकार के स्रोत हैं। दोनों प्रकार के स्रोत हैं और इसके स्रोत हैं। और साहित्य क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है
साहित्य स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज का इंडिका। मेगास्थनीज का क्या है? इंडिका। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और विशाखत की मुद्राक्ष और महत्वपूर्ण है। और तो पुरातत्विक स्रोतों में से अशोक के अभिलेख, एक सेकेंड, शिलालेख होगा, ठीक है। अशोक का क्या है? शिलालेख। और स्तंभ लेख और कुम्हार के अवशेष महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय जानकारी प्रदान करती हैं, ठीक है। जानकारी जो है प्रदान करती हैं। चलिए अब अथवा में देख लेते हैं। अथवा में बोला जा रहा है क्या? बौद्ध धर्म के उदय के साथ गांधारण कला का भी उदय हुआ। इसका विकास गांधारण क्षेत्र मतलब अविभाजित भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ है, इसलिए इसे गांधारण कला कहा गया है। इस पर यूनानी कला की शैली का प्रभाव है, इसलिए इसका कला का पहली बार बुद्ध और बोधिसत्व की मानवाकार मूर्तियाँ विभिन्न मुद्राओं बनी है। और मूर्तियों में बालों के अलंकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है, ठीक है, विशेष ध्यान दिया गया है। तो ये था कुछ इसके बारे में डिटेलिंग। चलिए 7वां नंबर में देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या? विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। स्थापत्य कला का विशेष वर्णन करें विजयनगर का। तो विजयनगर क्या बोला जा रहा है इसमें? समाज अपनी खूबसूरत एवं भव्य महलों मतलब कि एक महल इमारत, बड़े किलों व सिंचाई व संबंधित कार्यों के लिए जाना जाता है, ठीक है। यहाँ इसी के कारण इसे जाना जाता है विजयनगर। हम्पी, ठीक है, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है, ठीक है। हम्पी जो है विजयनगर की राजधानी है और भव्यता के प्रमाण प्रस्तुत करता है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन था लेकिन मज़ा आ गया इसमें। चलिए 8 नंबर में बोला जा रहा है कि भारत में यूरोपीय उपनिवेशिक की स्थापना का क्या कारण था? अथवा 5वीं रिपोर्ट पर टिप्पणी दे। देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और गतिविधियों से संबंधित यह 5वीं रिपोर्ट थी, जिसे 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। इसे एक परवर समिति ने तैयार किया था। रिपोर्ट मतलब कि 1002 पृष्ठों में क्या बोला जा रहा है? 1002 पृष्ठों में थी। मुख्यतः जमींदारों रियायतों की अर्जित और कलेक्टर की रिपोर्ट और वागल मद्रास के राजस्व और न्यायिक अधिकारियों पर टिप्पणी थी, ठीक है। इस जो न्यायिक जो थे उस पर ही टिप्पणी थी। रिपोर्ट पर रिपोर्ट क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है रिपोर्ट पर ब्रिटिश संसद में लंबी बहस हुई, ठीक है। और ब्रिटिश पर लंबी बहस हुई, इसी को कहते हैं, ठीक है। चलिए और अथवा में भी देख लेते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि 5वीं रिपोर्ट भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के संबंध में तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में उल्लिखित थी। इस रिपोर्ट में जिम्मेदारों और रियायतों की अर्जित है। तो ऐसे विभिन्न जिलों में कलेक्टर की रिपोर्ट, राजस्व, न्यायालय की सांख्यिकी और तालिका एवं आदि पर टिप्पणी शामिल की गई है। ब्रिटेन के कुछ ऐसे समूह भी थे जो भारत और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ऐतिहासिक विरोध करते या कंपनी के कुशासन और अव्यवस्थित प्रशासन के विषय से और प्राप्त सूचना पर ब्रिटेन से बहस और छिड़कना स्वाभाविक था। ब्रिटेन के समाचार पत्र कंपनी के भ्रष्ट नीतियों को खुलासा कर रहे थे, ठीक है। इस प्रकार कंपनी को बाध्य किया गया कि वह भारत के प्रशासन और संघ और संबंधित रिपोर्ट नियमित रूप से भेजें। यही 5वीं रिपोर्ट की एक ऐसी ही रिपोर्ट है जो परवर समिति द्वारा रिपोर्ट है। ओके माय डियर। चलिए
9वां नंबर में बोला जा रहा है कि 9 नंबर में इसमें बोला अस्थाई बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुई अथवा संथाल में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों है। देखते हैं इसका आंसर। तो इसमें बोला जा रहा है क्या उत्तर में 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा और राज्य की अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गई। इसमें जमींदारों को भूमि का अस्थाई मारते हुए उन्होंने रियायत तिथि पर और निश्चित राजस्व सरकार पास जमा करना पड़ता था और राजस्व दर सरकार बढ़ा नहीं सकती और कंपनी को आशा थी कि इससे उनकी आय निश्चित हो जाएगी और बार बंदोबस्ती की व्यवस्था से भी छुटकारा मिल जाएगा, परंतु कर की मात्रा अधिक होने तथा जमींदारों द्वारा कृषि संबंधित सुधार न होने से इस व्यवस्था के परिणाम और सुखद नहीं रहे। ठीक है, तो इसी में था, आप लोग तो जानते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है इसमें। अथवा में बोला जा रहा है कि 1855 से 1856 ईस्वी में संथाल और फरगना संथालों ने सिद्धू और कान्हू के और नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार जमींदारों तथा महाजनपदों का खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने कंपनी जमीन वापस अपने तथा स्वतंत्र जीवन जीने का मांग रखी। यद्यपि विद्रोह का दबा दिया गया, परंतु सरकार ने इस पत्र को विशेष भूमि कानून का निर्माण कर उन्हें तुष्ट करके प्रयास किया गया। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन 10वां नंबर में बोला जा रहा है क्या आयगर होगा। ठीक है, ग होगा यहाँ, ग होगा। ठीक है, आयगर व्यवस्था के विषय में आय क्या जानते हैं। आयगर व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। ठीक है, यही बोला जा रहा है क्वेश्चन में। अथवा मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो पहले आयगर व्यवस्था में जानते हैं। विजयनगर राज्य ने प्रचलित स्थानीय प्रशासन में परिवर्तन कर आधार व्यवस्था आरंभ की। प्रत्येक ग्राम को स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में गणित का प्रशासन यानी कि 12 व्यक्तियों के समूह, यानी कितने व्यक्ति, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, यानी 12 व्यक्ति को समूह को ही क्या कहते हैं, आयगर व्यवस्था कहलाता है। व्यक्ति राजकीय अधिक थे, इनका पद आनुवंशिक था। वेतन का रूप लगान और कर मुक्ति भूमि दी जाती थी। आयगर ग्राम प्रशासन की देखभाल करते हुए एवं शांति व्यवस्था बनाए रखते थे। मीराबाई गिरिधर गोपाल के भक्त मीरा इसका जो गोपाल का जो भक्त थे मीरा मध्यकालीन संतों में विशेष स्थान था। इसके भक्ति की जो मंदाकिनी यानी कि गंगा अपने हृदय से निकाली और कविताओं द्वारा प्रभावित की। उनके केवल राजस्थान और मरुभूमि ही नहीं और अपितु सारे उत्तर भारत को और रसमगन कर दिया गया। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेवाड़ फरगना के कुर्की या चौकड़ी गांव में हुआ था। मीरा जोधपुर के शासक थे। रतन सिंह राठौर की पुत्री थी। ठीक है, और 18 वर्ष में मीराबाई का विवाह हो गया था और महाराणा संग्रह सिंह का यानी इसके साथ हो गए थे विवाह। ठीक है, और बड़े पुत्र भोजराज से लेकर दिया गया, लेकिन मीरा और वैवाहिक जीवन बहुत संक्षिप्त था। ठीक है, और विवाह का लगभग 1 वर्ष बाद ही उनका पति मृत्यु हो गई।
इस उम्र मतलब इस तरह मीरा छोटी आयु में कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। कृष्ण, ठीक है, मीरा कृष्ण भक्ति थी, मीरा जो थी कृष्ण की भक्ति थी, मीरा कृष्ण की भक्ति थी क्यों भक्ति थी क्या, जैसे कि जाकर सर्व और मुकुट भी लीन रहती थी। उन्होंने कृष्ण भक्ति का कई अनमोल पदों का सृजन जैसे मेरे तो गिरधन गोपाल न कोई, जाकर सिर मोर मुकुट मेरी पति न सोई। तो मेरा, इसका कहने का मतलब कि मेरा कोई मारने का प्रयास भी हुई, मीरा को मारने के प्रयास भी हुई, परंतु भक्ति में डूबी मीरा कृष्ण प्रेम से तकनीक भी और डगमगाई नहीं, ठीक है, नहीं हुई। तो इसका कहने का मतलब यही था, ठीक है। तो लगभग 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और इसमें लगभग 20 मिनट में कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसका आप लॉन्ग क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।